हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोविंद कोचिंग क्लासेस। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के हम लेक्चर से डिस्कशन कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें है लेजेंडरी लीनियर इक्वेशन। ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है। जैसे लास्ट टाइम हमने बात करी है कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिसको हमने रिड्यूस डाउन किया बाय सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू ई की पावर z। तो बच्चों, आपका जो लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के अंदर जो रिड्यूस डाउन होके इक्वेशन आई, वो हमने एग्जाम्पल के हेल्प से उसको सीखा। तो आप ये देख रहे हैं बच्चों, जो लेजेंडरी लीनियर इक्वेशन है ये भी जस्ट लाइक ए कॉची लीनियर इक्वेशन की तरह है। बस डिफरेंस जो हमारा यहाँ डेवलप होता है वो ये है कि a प्लस बी एक्स की पावर n, ये कुछ एक फैक्टर है जो हर एक डिफरेंशियल ऑपरेटर के साथ जुड़ता चला जाता है। जबकि हमारे जो कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर ये वाला पार्ट जो होता है वो x की पावर n है ना। जो पिछली हमारी जो कॉची लीनियर इक्वेशन थी उसमें वो जो पार्ट डिफरेंशियल ऑपरेटर के साथ जो जुड़ता था वो क्या जुड़ता था, x की पावर n माइनस 1, x की पावर dy बाई डी एक्स, है ना, इस तरीके से। जबकि लीनियर जो हमारी लेजेंडरी लीनियर इक्वेशन है उसमें हमारे पास क्या है, ये टर्म हमारे पास सेम टर्म है ना, ये a प्लस बी एक्स, इनकी पावर जो है वेरी होती चली जाएंगे अकॉर्डिंग टू द डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो ये इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन लीनियर जो है लेजेंडरी लीनियर इक्वेशन के अंदर मेरे को दिखता है। तो जैसे हमने कॉची लीनियर इक्वेशंस की बात करी, वहाँ पे चूँकि वो इक्वेशंस कॉची फॉर्म में थी और उसको हमने लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में रिड्यूस डाउन किया। सिमिलर प्रोसेस हम लेजेंडरी के लिए भी अप्लाई करेंगे और हम उसको रिड्यूस भी करेंगे। रिड्यूस करेंगे तो कैसे करेंगे, बाय पुटिंग द इम्पॉर्टेंट सब्सटीट्यूशन, दैट इज a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर z। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि कॉची वाले में पार्ट में हमने क्या किया था, x इज इक्वल टू ई की पावर z, जबकि हम बात क्या कर रहे हैं a प्लस, यानी ये जो जितना भी पूरा का पूरा टर्म है हमने लेजेंडरी के अंदर इसको पूरा सब्सटीट्यूट कर लिया। तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये जब e इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, लॉग बन जाएगा। z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ a प्लस बी एक्स हो जाएगा। अब अगर आप इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन करते हो बच्चों, तो dz बाई डी एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, 1 ओवर a प्लस बी एक्स। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 ओवर a प्लस बी एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वैल्यू दैट इज b। a प्लस बी एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे प्रोडक्ट में, तो a का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, b x का क्या होगा, b। तो हमारे को जो dz बाई डी एक्स की वैल्यू मिली वो ये पार्ट मिला है। तो आप देखेंगे बच्चों कि dy बाई डी एक्स अकॉर्डिंग टू चेन रिएक्शन, चूँकि हमने सब्सटीट्यूशन मांग ली है, तो dy बाई डी एक्स अकॉर्डिंग टू चेन रूल dy बाई डी जेड इंटू dz बाई डी एक्स, है ना। तो ये dz बाई डी जेड सेम दिख रहे हैं, तो dy बाई डी जेड इंटू dz बाई डी एक्स, जो कि ये वैल्यू क्या है, b ओवर a प्लस बी एक्स। तो मैंने ये वैल्यू यहाँ आके पुट कर दी। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये डिनोमिनेटर पार्ट है, यहाँ मेरे पास वहाँ कॉची में x बचता था खाली, तो वो x कहाँ मल्टीप्लाई होता था, यहाँ। तो अब चूंकि ये क्या है, a प्लस बी एक्स है, तो ये पूरी की पूरी a प्लस बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो मेरे पास क्या पॉइंट रह जाएगा, b रह जाएगा। तो b टाइम्स और dy बाई डी जेड ये मेरे को यहाँ मिल जाएगा। मगर अभी पिछली जो कॉची वाले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था, dy बाई डी जेड जो हमने सब्स्टिट्यूशन माना है, इसका जो ये ऑपरेटर dy बाई डी जेड है, इसको हमने क्या माना, d ऑपरेटर। तो डेफिनेटली ये पॉइंट क्या हो गया, b टाइम्स ऑफ dy, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो a प्लस बी टाइम्स ऑफ बी एक्स है, इसका जो वैल्यू है वो क्या है, b टाइम्स ऑफ dy। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आया होगा। जैसे हम कॉची में कर रहे थे वैसे यहाँ कर रहे हैं, बस सिमिलर क्या है कि ये a प्लस बी एक्स का फंडा इसके अंदर जुड़ गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल की। वहीं जैसे हमने कॉची में अप्लाई किया था प्रोडक्ट रूल, यहाँ भी हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dy बाई डी एक्स, है ना, इस तरीके से लिखते हैं हम इसको। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, तो dy बाई डी एक्स जो है वो आपको क्या मिला हुआ, ये वाला पार्ट है, इसकी वैल्यू मैंने क्या रख दी, अंदर रख दी। अब चूंकि आप देख रहे हो ये क्या है, u और ये क्या है, v, तो इसमें जस्ट लाइक प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है, तो प्रोडक्ट रूल से मैंने इस पूरे स्टेप्स को यहाँ निकाला है। तो हमें यहाँ पे अपने क्वेश्चंस के अंदर ये सॉर्ट आउट नहीं करना, हम क्या देखना चाह रहे हैं कि कॉची और लेजेंडरी एक दूसरे के बिल्कुल मिलते जुलते हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि ये a प्लस बी एक्स आता है, वहाँ खाली x आता है। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और जो इसका डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का जो पार्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखो। तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का पार्ट क्या बनेगा, देखो जब हमने इसमें यूवी रूल लगाया, तो यूवी रूल लगाने का मतलब क्या होता है, देखो आप यूवी रूल लगाना जानते भी होंगे, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ यूवी रूल। तो क्या करता है, यू सेम डिफरेंशिएशन ऑफ वी प्लस v सेम डिफरेंशिएशन ऑफ u, है ना। ये कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट रूल आप अप्लाई करते हो, तो वही सेम प्रोसेस हमने यहाँ अप्लाई किया हुआ है ना। तो एक बार इसको सेम रखा, फिर डिफरेंशिएशन इसका कर दिया, वो हमारे को ये मिल गया। फिर
चूँकि ये क्या है बी, ये फिर इसका डिफरेंशिएशन किया, ये सेम कांस्टेंट रह गया, तो ये कांस्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। और आप जानते हैं कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x² होता है। तो ये सेम कंसेप्ट यहाँ लगा हुआ है। तो वाइल सॉल्विंग दिस इक्वेशन व्हाट वी गॉट कि d²/dx² की वैल्यू, जैसे अभी ये हमारे लिए सिंगल ऑर्डर में a + bx मिला था, ऐसे हमारे को a + bx का होल स्क्वायर मिल गया। वो कहाँ में मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारे पास ये पार्ट हमारे राइट हैंड साइड में रह गया। अब आप देख रहे हो कि dy/dz को हमने dy माना था, तो सिमिलर d²/dz को क्या हो जाएगा, d² हो जाएगा। तो वो वैल्यू दोनों मैंने यहाँ पुट कर दी, देखो ये पुट कर दी। तो d² - d, तो d × d - 1, इसमें से कॉमन लेऊंगा d, तो ये ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। तो b² d × d - 1 × y। तो ये किसकी इक्वेशन आई है, ये इस वाले पार्ट की इक्वेशन आई है। सिमिलरली आप देखेंगे कि dqy/dq क्या हो जाएगी, तो b3, जैसे सेकंड ऑर्डर के लिए b², तो थर्ड ऑर्डर के लिए b3, d - 1 और चूंकि क्यूब है तो एक और खुल जाएगा, y हो जाएगा, एंड सो ऑन। हम अदर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेशन के लिए भी हम इसको कर सकते हैं, मगर ये इतना बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं आया करता है, मैक्सिमम थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन के लिए कह देते हैं। तो समझाने का मेन मोटिव क्या है कि बच्चों वहाँ पे आप देखेंगे कि कॉची में हम बात कर रहे थे कि x टाइम ऑफ dy/dx, तो उसको आप लिखते थे dy, है ना। जबकि यहाँ आप क्या कर रहे हो, जब आप x टाइम्स a + b x टाइम्स ऑफ dy/dx लिख रहे हो, तो यहाँ पे क्या रहा है, b एक ऐड हो रहा है ना। तो यहाँ भी हमारे पास b नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास खाली x है, तो इसलिए यहाँ b इंट्रोड्यूस हुआ क्योंकि a + bx है। तो डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ इस फैक्टर का ही डिफरेंस है, लीनियर और अपना कॉची एंड लेजेंडरी के अंदर। तो चलिए दोस्तों, आपको आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आए होंगे। बस इसके अंदर डिफरेंस याद रखना कि ये b² b³ और ये b, ये इंट्रोड्यूस होता चला जाता है हर ऑपरेटर के साथ। बाकी हमारे वहाँ कोची में ऐसा नहीं था, बाकी सारा सेम कंसेप्ट हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया है। तो चलिए बच्चों, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है कि 1 + x का होल स्क्वायर d²y/dx² + 1 + x × dy/dx + y = 4 cos log समथिंग दे रखा है। तो सबसे पहली बात कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये लेजेंडरी से आया है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये वाला जो पार्ट देखोगे आप 1 + x, ये थ्रू आउट द ऑपरेटर, हर एक ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाइड है। तो यानी कि ये किसकी फॉर्म है, a + bx की फॉर्म है ना। तो a + bx की फॉर्म है, तो अगर मैं 1 + x को रिलेट करूँगा, समझा रहा हूँ इसको, आपने ये लिखना नहीं है, ये समझा रहा हूँ मैं। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, और b की वैल्यू कितनी है 1 है। तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ b की वैल्यू मुझे क्या मिल रही बच्चों 1 है। तो ये मेरी कौन सी इक्वेशन हुई, लेजेंडरी लीनियर इक्वेशन हुई। अब चूंकि हमने यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या पुट करना है कि पुट करेंगे क्या बच्चों 1 + x, है ना, = e⁻z, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लॉइज z = log of 1 + x। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे किया। जैसे x की पावर x = e⁻y है, तो जब ये e इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, log x = y बन जाएगा। तो जो पावर में बचा हुआ पार्ट है वो यहाँ रह जाएगा, और ये e है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन आप देखेंगे बच्चों क्या बनेगा, ये dz/dx क्या बनेगा 1/1 + x हो जाएगा। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 + x, है ना, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इट्स एंगल। ये जो डिफरेंशिएशन है, 1 का डिफरेंस क्या होगा 0, x का डिफरेंस क्या होगा 1। तो हम लिखे ना लिखे बात एक ही है। तो मेरे पास dz/dx की वैल्यू निकल के आ गई। तो अब हमारा पहला स्टेप क्या है बच्चों कि सब्स्टिट्यूशन करना, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, लेजेंडरी में हम क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि 1 + x टाइम्स ऑफ dy/dx, है ना। ये इसके लिए आप क्या लिखते हो, b टाइम्स ऑफ dy लिखते हो, ठीक है। मगर b की वैल्यू आपने क्या निकाली है 1 निकाली है, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी होगी 1 टाइम्स ऑफ d × y हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरे इसके बाद बात करते हैं 1 + x² d²y/dx², इसकी वैल्यू क्या होती है b² d × d - 1 होती है ना, ये होती है। तो b की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1² × d × d - 1 × y। तो ये नॉर्मल क्या हो जाएगा d × d - 1 हो जाएगा, y हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो नेसेसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं जो लेजेंडरी लीनियर इक्वेशंस को रिड्यूस डाउन करेंगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के लिए, वो हमने सबसे पहले यहाँ पे गैदर कर ली हैं। तो चलिए बच्चों, ये जो पहली इक्वेशन जो हमारी इक्वेशन फॉर्मेट में हो रही है, ये इक्वेशन कैसे बनेगी, ये वाली इक्वेशन ये हमारी डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म में कैसे बनेगी देखिए। तो चूंकि आपने इसकी वैल्यू निकाली वो क्या है ये रही,
तो ये क्या बनेगा d इंटू डी माइनस वन वाई प्लस 1 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है dy है ना, प्लस y तो y रहेगा और इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ कॉस, और कॉस के साथ ये क्या लगा हुआ है लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है z है, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे cos z हो गया। तो आपने देखा कि पूरी इक्वेशन मेरी z के अंदर कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि आपने यहाँ लिखना पड़ेगा कि dy बाई dz जो मैं मान रहा हूँ वो क्या है d है। अब यहाँ x नहीं है, यहाँ z है। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा इसको और रिड्यूस डाउन करोगे तो क्या बनेगा डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ कॉस जेड। तो आपने क्या किया, पूरी इक्वेशन में से y कॉमन ले लिया, तो आपका ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन के आ गई, ये d से d कैंसिल आउट हो गया, तो आपको क्या मिला ये डी स्क्वायर 1 टाइम्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ कॉस जेड। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों ये देखो, ये जो पार्ट है ये क्या होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम क्या करते हैं बच्चों, जीरो पुट करते हैं। जब ऑक्सिलरी इक्वेशन को जीरो पुट करोगे तो व्हाट यू गेट डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो डी इज इक्वल टू कितना हो गया प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 आ गया, है ना। बट माइनस 1 अंडर रूट जो होता है वो आयोटा होता है, तो इसका मतलब डी की वैल्यू कितनी आई प्लस माइनस आयोटा आ गया। और जैसे ही प्लस माइनस आयोटा आ गया बच्चों, ये हमारा CF का केस 4 आ गया, यानी कि 1 पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट आ गया, 1 पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट आ गया। ठीक है ना। तो हमारा 1 पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट में क्या होता है कि हम लिखते हैं अपना जो m रूट है वो क्या लिखते हैं अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, है ना। तो चूंकि आप देख रहे हो कि मैं अगर इस आयोटा वाली टर्म को अगर मैं अल्फा प्लस माइनस आयोटा से रिप्रेजेंट करूं तो क्या लिखूंगा 0 प्लस माइनस आयोटा। तो अब आप देखेंगे कि अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 और बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 है। तो बीटा की वैल्यू 1 है और अल्फा की वैल्यू 1 है। तो इस तरीके से हम अपने CF की वैल्यू को निकाल सकते हैं, CF का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों निकालते हैं CF का फॉर्मूला क्या बन के आता है। चलिए दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल दी और हमने देखा कि CF जो ऑक्सिलरी रूट्स के जो रूट निकले हैं वो केस 4 यानी कि 1 पेयर ऑफ इमेजिनरी रूट्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो जो CF का फॉर्मूला बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा e की पावर अल्फा इंटू जेड का x नहीं आएगा, x तो dy बाई डी के अंदर यूज होता है। अब हम क्या यूज कर रहे हैं dy बाई डी जेड यूज कर रहे हैं। तो e की पावर अल्फा जेड, मैं पहले फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, C1 cos x आता है, बीटा x आता है ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बीटा z लिखेंगे, C2 sin बीटा z निकलेंगे। अब देखो बच्चों कि e की पावर अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 इंटू जेड, C1 cos बीटा की वैल्यू कितनी है 1 इंटू जेड, C2 sin बीटा की वैल्यू 1 इंटू जेड। तो आप देख रहे हैं कि किसी की पावर अगर 0 है तो वो क्या होगा 1 होगा, तो लिखो ना लिखना एक बराबर हो गया। तो C1 कितना हो गया cos z आ गया और C2 हमारे पास कितना आ गया बच्चों sin z आ गया। तो अब आपका जो आंसर निकल के आया बच्चों वो कितना आया है, इसका आंसर 1 आ गया है। हमने यहाँ CF निकल लिया। अब आप देखो बच्चों CF की वैल्यू कितनी निकल के आई C1 cos z, है ना। मगर आप ये देखो बच्चों कि अभी आपने पुट किया था कि 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू ई की पावर z, ये समझा रहा हूँ मैं आपको। तो z इज इक्वल टू कितना हो गया log ऑफ 1 प्लस एक्स, है ना। तो हमने देखा कि z की वैल्यू कितनी लिखी थी हमने 1 प्लस एक्स। तो ये जो z दिख रहा है आपको, क्या है हम इसके अंदर log ऑफ 1 प्लस एक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में तो आपकी इक्वेशन dy बाई डी एक्स है, मगर सब्स्टिट्यूशन के लिए क्योंकि उस इक्वेशन को हमने रिड्यूस डाउन किया था तो अपने ऑपरेटर मदद लिया था। ऑपरेटर की मदद जो ली थी वो क्या थी dy बाई डी जेड। तो अब आप वापिस इसको dy बाई डी एक्स की फॉर्म में लेके आ रहे हो, तो क्या आ रहा है C1 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ log 1 प्लस एक्स, ठीक है बच्चों, प्लस C2 साइन ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स। तो ये मेरा काम हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा बच्चों मैंने CF का फॉर्मूला जो है अपना इम्प्लीमेंट कर दिया, मेरा CF निकल के आ गया। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आया होगा। चलिए आज अब बात करते हैं PI की तरफ। PI इसका जो बनेगा क्या, तो PI जो बनेगा इसका वो बनेगा 1 बाई एफ ऑफ डी इंटू एक्स। तो एफ ऑफ डी कितना बच्चों डी स्क्वायर 1 है, x क्या है, तो देखो x में मेरे पास क्या लिखा हुआ है, x था मेरे पास 4 cos z था, है ना। तो मैंने लिख दिया था 4 cos log ऑफ 1 प्लस एक्स। एक्चुअल में ये इसी तरीके से था, बट जो log ऑफ 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है z है। तो एक्चुअल में हमारे पास क्या है 4 टाइम्स ऑफ cos z है। आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दिस इज अवर x।
तो log ऑफ 1 प्लस एक्स की वैल्यू को मैंने क्या पुट कर दिया, z पुट कर दिया, तो मेरा आंसर क्या बन गया, ये बन गया x। तो अगर थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो देखो 4 में यहाँ रख दे रहा हूँ, डी स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स ऑफ कॉस z बन गया। दिस इज नॉट 2, दिस इज z, है ना। तो अब बताओ पी जब आप निकाल रहे हो लेजेंड्रे में, भूल जाओ कि लेजेंड्रे का काम चल रहा है, अब फिलहाल आप पी निकाल रहे हो, ये क्या है कॉस z। अब कॉस z खाली है तो कॉस z का मतलब क्या है, ये पी का सेकंड रूल है जिसमें हम साइन और कॉस निकाला करते हैं। तो साइन और कॉस निकालते समय हम क्या लिखते थे कि पुट डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, और z के साथ हमारे पास क्या है 1 है, तो डेट इज इक्वल टू क्या होगा माइनस का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा -1। और जैसे ही आपने 4 टाइम्स ऑफ -1 प्लस 1 किया तो ये कॉस z, देखो -1 का होल स्क्वायर नहीं करना, यही तो गड़बड़ करते हैं बच्चे। माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है -1, ये मैंने पुट कर दी, और जैसे ही आपने ये पुट किया तो ये केस क्या होगा बच्चों, फेल हो गया, केस फेल हो गया। क्यों केस फेल हो गया, तो हम क्या करते थे, दोबारा इसको लिखते थे। कैसे लिखते थे, 4 टाइम्स ऑफ, पहले वहां निकाल देते x, क्योंकि अब यहाँ x तो यूज कर नहीं रहे, हम यहाँ z यूज कर रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा z डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंशिएशन, पहला डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या निकालोगे 2d, डी स्क्वायर प्लस 1, ये है आपकी एफ डी। तो आप इसका जब एफ ऑफ डैश डी निकालोगे तो क्या बनेगा 2d बनेगा, क्योंकि 1 का डिफरेंस क्या होता है 0, वो मैंने रख दिया। तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट, है ना, और ये क्या बन गया कॉस z बन गया। तो आई होप कि इतना स्टेप आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों इसकी बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों कि पी मैंने निकाल दिया 2 टाइम्स ऑफ z ओवर 1/d इंटू कॉस ऑफ z, है ना। मगर आप बताओ, अभी हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कशन किया कि 1/d का मतलब क्या होता है, सिंगल इंटीग्रेशन, है ना। अब ये अगर ये 1/d करो तो उसका मतलब क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन। मगर अभी सिंगल इंटीग्रेशन है, तो सिंगल इंटीग्रेशन किसका, cos z का। तो लगाइए 2z इंटीग्रेशन ऑफ cos z, तो ये क्या हो जाएगा 2z इंटीग्रेशन ऑफ cos क्या होता है साइन, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों साइन z डिवाइडेड बाय इट्स एंगल तो मेरा z है, z बाय dz क्या होगा 1 ही होगा, तो लिखे ना लिखे बात बराबर है। अब चूंकि z की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों, log ऑफ 1 प्लस एक्स, क्योंकि अभी सब्स्टिट्यूट किया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स साइन ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ये मेरा पी निकल के आ जाएगा। तो पी मैंने निकाल दिया बच्चों, और कंप्लीट सॉल्यूशन जो बनेगा बच्चों वो बनेगा CF प्लस पी CF प्लस पी की फॉर्म में जो मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा। तो CF में हमने क्या लिखा था, C1 cos z की वैल्यू कितनी है log ऑफ 1 प्लस एक्स, प्लस C2 sin z की वैल्यू कितनी है log ऑफ 1 प्लस एक्स। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये तो हुआ मेरा किसका पार्ट, CF का पार्ट, प्लस पी जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है 2 log ऑफ 1 प्लस एक्स साइन ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स। तो ये मेरा काम यहाँ पे CS कंप्लीट सॉल्यूशन निकल के आ गया। तो इसको मैं इसको अंडरलाइन करूँगा, तो मेरे पास ये कंप्लीट एक सॉल्यूशन हो गया y। तो आप देखेंगे बच्चों इतना जो पार्ट है दैट इज़ नथिंग बट CF, एंड इतना जो पार्ट है दैट इज़ नथिंग बट यूर पी। तो आई होप कि बच्चों आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चन किया, और मैंने ये यूनिवर्सिटी में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं मैं उन्हीं को ही सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि उनके आने की संभावना बच्चों ज़्यादा रहती हैं। तो इस क्वेश्चन का समझाने का मकसद मेरा यही था, क्योंकि ये इस क्वेश्चन ये टॉपिक अलग है, बट इसका जो रिलेशन है वो कॉची से मिलता जुलता है, क्योंकि सब्सटीट्यूशन वहाँ पे x इक्वल टू e की पावर z कॉची में करते हैं, यहाँ पे हम a प्लस बी एक्स टाइम्स ऑफ e की पावर z करते हैं। तो सेम प्रोसेस, सेम कंसेप्ट, रिड्यूस डाउन करना है कॉची को भी, लेजेंडरी को भी, और इम्प्लीमेंट करने हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के रूल्स एंड पी के रूल्स, और इसी के साथ हमने क्वेश्चन को आराम से इसको हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही, आगे और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।